जी नाज़रीन, जी आदाब। नाज़रीन, आदाब। मैं इरफान आरिफ मैं तहरीक इरफान वफ़ाए आरिफ उर्दू तहरीक के वफ़ाए फेसबुक उर्दू पेज के से फेसबुक पेज से आपके आपके रूबरू हूँ। रूबरू हूँ। आज के मेहमान को आज के लेकर, मेहमान को लेकर, जी हाँ, जैसा जी कि आप हाँ, देख जैसा रहे कि आप होंगे, देख रहे होंगे, मोहतरम कमर मोहतरम जावेद कमर साहब आज जावेद हमारे साहब आज हमारे मेहमान हैं। मेहमान हैं। मगरबी बंगाल से मगरबी बंगाल से बेहतरीन फिक्शन बेहतरीन निगार हैं, फिक्शन निगार हैं, मारूफ ड्रामा मारूफ निगार और ड्रामा अफसाना निगार और निगार हैं। अफसाना निगार हैं। थिएटर के साथ जुड़े थिएटर हैं के साथ जुड़े हैं और आज हम थिएटर और के ही आज हम थिएटर हवाले के से ही इनके हवाले साथ से गुफ्तगू इनके करेंगे। साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं कमर जावेद साहब कमर आपका जावेद साहब इस्तकबाल आपका करता हूँ। इस्तकबाल करता हूँ। आपका इस्तकबाल आपका करने के इस्तकबाल साथ-साथ करने के मैं आपको साथ-साथ मैं मुबारक भी आपको देता हूँ कि मुबारक भी आपने देता वक़्त हूँ कि निकाला आपने वक़्त और निकाला तहरीक वफ़ाए और उर्दू के तहरीक वफ़ाए फेसबुक उर्दू पेज के पे आए। फेसबुक पेज पे आए। जी, जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबों को मेरा सलाम, तमाम नाज़रीन को जो मुझे देख रहे और हैं और मुझे सुन रहे हैं। आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, इस काबिल समझा, मुझे अपने इस मुहिम का हिस्सा बनाया, बहुत खुशी हो रही है। 2, 4, 5 आपके इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मुझे भी शामिल किया, शुक्रिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। यकीनन हमें यकीनन खुशी हमें होती है खुशी होती है कि जब कि जब उर्दू का कोई भी शख्स, शायर, शायद अदीब, मुफक्किर, दानिश्वर, दानिशवर ड्रामा नवीस ड्रामा नवीस हमारे साथ जुड़ता है हमारे और साथ हम जुड़ता उनके है साथ और इल्मी अदबी उनके साथ गुफ्तगू इल्मी करते हैं अदबी और गुफ्तगू उनकी करते हैं और खिदमत जो उनकी है उर्दू के खिदमत जो तई है उर्दू के जब तई सुनने को सुनने को हमें सुनने को हमें मिलती है सुनने तो को मिलती यकीनन है तो बहुत ये बेहतर, बहुत अच्छा बेहतर लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए तो आज हम चलिए अपने आज हम फॉर्मेट के अपने मुताबिक फॉर्मेट के आपसे मुताबिक पूछते हैं कि आपसे आपके पूछते हैं कि आपके इब्तदाई इब्तिदाई तालीमी और तालीमी तरबियती और मराहिल जो तरबियती हैं वो मराहिल आपने जो है किस तरह वो से आपने किस तरह से तय किए हैं? तय किए हैं? आपकी कहानी, आपकी आपकी कहानी, ज़ुबानी आपकी आपको ज़ुबानी बचपन की तरफ आपको ले बचपन की चलते हैं, तरफ ले चलते हैं। जी। वो स्कूल की वो याद स्कूल दिलाते की हैं। याद जी। दिलाते हैं। जी। ऐसा है कि बचपन में इब्तदाई तालीम जो है हमने मेरी पैदाइश बंगाल के इस छोटे से शहर रानीगंज में हुई। हालाँकि हमारे आबा-अजदाद बिहार से ताल्लुक़ रखते थे और मशरक़ी हिंदुस्तान में जब ये फ़साद वग़ैरह का जो ये दौर शुरू हुआ था, उसी में वहाँ से हिजरत करके पहले तो मेरे वालिद साहब कलकत्ता चले गए जी। और कलकत्ता में ही कुछ दिन तक वहाँ रहे। फिर वहाँ भी 64 की राइट में जो है उनको वहाँ से हमारी ननिहाल आना पड़ा हुँ। और यहाँ मेरे नाना के साथ मिलके उन्होंने साबुन की फैक्ट्री लगाई और यहीं बस गए तो मेरी पैदाइश भी रानीगंज में हुई 1964 18 अगस्त जी। और यहीं रानीगंज उर्दू मदरसा में मेरी तालीम हुई, जूनियर मदरसा वो कहलाता था। लेकिन अभी मैं चौथे साल माने चौथी क्लास में ही था, तो फिर अब्बू को जो है बिज़नेस के सिलसिले से यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर एक शहर है आसनसोल, वहाँ जाना पड़ा। वहाँ भी जाकर अब्बू ने अपना बिज़नेस शुरू किया, साबुन की एक फैक्ट्री लगाई, शक्ति सोप के नाम से और फिर मेरी वहाँ पे जो है तालीम का मामला ये हुआ कि वहाँ दरसगाह इस्लामी जमात इस्लामी का एक मदरसा हुआ करता था, वहाँ मुझे दाखिल कर दिया गया। अभी 1 साल ही मैं वहाँ पर तालीम मुकम्मल 1 साल ही हुआ था कि फिर घर वालों ने फैसला किया मुझे हॉस्टल भेज दिया जाए और मुझे रामपुर यूपी यही जमात इस्लामी के दरसगाह इस्लामी में मुझे रामपुर यूपी भेज दिया गया, जहाँ 5वीं क्लास में मेरी एडमिशन हुई और ये 76-77 की बात है, जब इमरजेंसी लगी तो जमात इस्लामी वालों पे गाज गिरी, जैसा कि सारे स्कूल बंद कर दिए गए और उन लोगों जो जमात से जुड़े हुए थे, उन लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। मेरे अब्बू चूँकि आसनसोल के हल्का के अमीर जमात थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद मैं फिर वापस आसनसोल आ गया। मेरा 1 साल जो है वो इसी वजह से बर्बाद हुआ और फिर मेरा एडमिशन आसनसोल के ही एक इस जूनियर स्कूल में जो उस वक़्त 8 क्लास तक था, अभी तो वो एचएस तक हो गया है, हाजी ख़त्म रसूल स्कूल का नाम था, वहाँ मेरी एडमिशन हो गई
मेरा एडमिशन वहीं पे हुआ और फिर 9 क्लास, चूँकि 8 क्लास के बाद वहाँ पे और था नहीं, तो 8 क्लास पास करने के बाद फिर वहाँ से हम उसी शायद आसनसोल में ही मैं रहमानिया स्कूल में एडमिशन ले लिया और 9 क्लास मैंने रहमानिया स्कूल से पास किया। लेकिन कुछ नामसायद हालात की वजह से फिर हम लोगों को वापस रानीगंज वापस आना पड़ा। तो मेरा एडमिशन फिर रानीगंज उर्दू हाई स्कूल में कर दिया गया, जहाँ से मैंने माध्यमिक स्कूल फाइनल का एग्ज़ाम दिया। 1980 में मैं वहाँ से मतलब स्कूल फाइनल दिया। फिर उसके बाद चूँकि एचएस अभी तो स्कूल में होता है, लेकिन उस वक़्त जो है एचएस जो है वो कॉलेज में हुआ करता था। तो यहीं त्रिवेणी देवी भलोटिया कॉलेज है, टीडीबी कॉलेज, वहाँ मुझे एडमिशन लेना पड़ा और मैं साइंस लेने की ख्वाहिश थी। बड़े भैया भी मेरे चाहते थे कि मैं साइंस लूँ। तो मैंने ग्रेजुएशन वो जो टीडीबी कॉलेज से किया। यही है मेरी तालीम। ग्रेजुएशन के बाद आप अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर दीजिएगा बाद में, क्योंकि आवाज डबल हो रही है। हाँ, तो जब आप ग्रेजुएशन कर चुके तो ये बीच में मैं देख रहा हूँ, जब आपका अभी मैंने यहाँ थोड़ा सा भी तारुफ अपने नाजरीन को दिया तो उसमें लफ्ज एक्टर पड़ा, यानी थिएटर एक्टर। तो जाहिर सी बात है आप कहीं या तो शरारती रहे होंगे या बहुत ज्यादा एक्टिव रहे होंगे। ये बातें आपने नहीं बताई। साइंस में जाना चाहते थे, ये बहरहाल बहुत अच्छी बात है। उर्दू के खेमे में आप चले आए, ये उससे भी अच्छी बात हो गई। लेकिन इसके यहाँ आते ही आपने फिक्शन को पकड़ा और इसमें ड्रामे और अफसाने, फिर ये थिएटर बीच में, यानी आप थिएटर के साथ जुड़ गए। ये सिलसिला भी हमें बताएं कि थिएटर के साथ कब जुड़ना हुआ और कौन सी ऐसी इल्मी अदबी तहरीर आपकी पहले जो है मंजर आम पर आई, अफसाना आया, ड्रामा आया, या थिएटर से ही आप जुड़ गए तो वहां से ये शौक पैदा हुआ। इस बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए जी। आप म्यूट कर दिया होगा, आप पहले अनम्यूट कर जी। चूँकि मेरे घर का माहौल अदबी माहौल था, अब्बू भी शायरी करते थे और अपना तखल्लुस बरबत रखते थे, वली मोहम्मद बरबत कासमी। तो मेरे घर पे मैगज़ीन वगैरह, ये अदबी मैगज़ीन वगैरह आया करता था और अब्बू ख़ास करके हम लोगों को जो है वो उस वक़्त दारुल हसनात से मैगज़ीन निकलता था नूर, वो ला कर दिया करते थे, तो पढ़ने का शौक़ था। फिर छोटी-छोटी कहानियों की किताब अब्बू ला कर दिया करते थे और वो सब पढ़ते-पढ़ते अदब से लगाव हुआ। और जब मैं रामपुर यूपी में जब हॉस्टल में था तो वहाँ के सालाना फंक्शन में मैंने ड्रामे देखे, 2-4 ड्रामे वहाँ पे मैंने देखे। तो शौक़ तो वहीं से पैदा हुआ था, लेकिन कोई मौका नहीं मिल पा रहा था कि ये, या मेरा ज़हन में ये भी नहीं था, मेरे ज़हन में आया भी नहीं था कि मैं ड्रामे की तरफ जाऊँ। लेकिन जब मैं कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ के सालाना फंक्शन में बांग्ला के और हिंदी के ड्रामे हुआ करते थे और उर्दू का जो ड्रामा होता था वो हमारे करीब के शहर आसनसोल से अजीज अहमद अजीज का ग्रुप जो है वो आके ड्रामा करता था। तो वो ड्रामा मैंने देखा। जी 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 कहे हाँ, तो वो ड्रामा हम लोगों ने देखा। तो फिर दूसरे साल जो हम लोगों का जो बैच था उन लोगों ने ये फैसला किया कि भाई जब उर्दू बांग्ला वाले और हिंदी वाले स्टूडेंट्स अपना ड्रामा करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं करते। तो ये बात जब ये हुई तो लोगों ने अपने साथियों ने तय किया कि इस साल जो है इंशाल्लाह हम लोग भी ड्रामा करेंगे। तो हमारा रानीगंज का जो माहौल है ये समझ लीजिए कलकत्ते में जब से ड्रामे हो रहे हैं 1930 के लगभग, आगा अशर के ड्रामे जब हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि रानीगंज में भी, मेरे शहर में भी उसी वक्त से ड्रामे होते चले आ रहे हैं। शरीफ साहब था, मोहम्मद शरीफ साहब थे, वो मैंने ड्रामे को लेकर के चल रहे थे। फिर उनके लड़के अशरफ अली कैसर साहब आए, फिर उनके लड़के नौशाद अली वक़ार साहब आए। मैं अशरफ अली कैसर साहब के डायरेक्शन में और नौशाद अली वक़ार साहब के डायरेक्शन में मैंने ड्रामा किया। और जैसा कि अदब से ताल्लुक़ का सवाल है कि तो जैसा आप जानते हैं कि जवानी का आलम जो होता है वो पहले शायरी से शुरू होता है। अदब में अगर जाएँ तो शेर कहने का शौक़ पैदा होता है शायरों में।
तो पहला तो वो मतलब जो है वो शायरी ही मेरे इसमें आई कि गजलें कहने लगा, एक दो गजलें कही मैंने। तो वो गजल के कुछ शेर कुछ ऐसे थे कि फिलहाल याद नहीं आ रहा, याद आने से मैं आपको कोई बात नहीं, वरना मैं शायर भी लिख देता, मैं बस जब तक मैं कॉलेज में था ये बीमारी मुझे लगी थी, उसके बाद मैंने शिफा हासिल कर ली इस बीमारी से। मैंने खुद को अलग कर लिया। क्यों अलग करने की वजह थी कि हर दूसरा तीसरा उर्दू जानने वाला शायरी कर रहा था और मुझे ये भीड़ में चलना पसंद नहीं था। मेरे शहर के जो है एक शायर हैं, बहुत मशहूर शायर, आपने नाम सुना होगा, जनाब रौनक नईम साहब मरहूम। वो उनका एक शेर था कि चलो सबके साथ मगर अपना रास्ता अलग रखो। तो ये जहन में मेरी बात जो है आगे मोहम्मद अलवी साहब ने ही कुछ ऐसा शेर कहा है कि चली डगर पर कभी न चलने वाला मैं, नए अनोखे मोड़ बदलने वाला मैं। तो अच्छा किया आपने शायरी से अपना रुख मोड़कर ड्रामे की तरफ आए। तो अभी आपको मैं बताता चलूं कि सबीरा खातून साहिबा भी कह रही हैं कि आप मगरबी बंगाल के मारूफ ड्रामा निगारों में हैं। हमीदुल्लाह खान साहब आपको सुन रहे हैं, सैफुल्लाह इस्लाम साहब सुन रहे हैं, दीन शाबानी साहब सुन रहे हैं, और अकील अहमद साहब सुन रहे हैं, फयाज खान साहब सुन रहे हैं, मोहम्मद इकबाल साहब सुन रहे हैं। बहरहाल एक सिलसिला है हमारे नाज़रीन का जो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी मुस्कुराहट होती है और जो हमारे मेहमान होते हैं उनकी इज्जत होती है। और मैं तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि आपने थिएटर के हवाले से बातें की, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कौन सी जो किताबें आपने तहरीर की है, वो चाहे ड्रामा की हो, अफसाने की हो, फिक्शन के साथ कोई जुड़ा हुआ ड्रामा जो आपने बाद में उसको खेला भी हो स्टेज पर, कुछ ऐसा ये मंजर जो है जो आप बात करें। जी क्या, मैं समझा नहीं। मैंने कहा कि आपने कोई ड्रामा उसको स्टेज पर भी करने की कोई नौबत आई, उसके बाद ये है कि कोई ड्रामे का मंजर यहाँ पर आना, अफसानों की कोई मंजर यहाँ पर आना, जो भी आपकी अदबी अदबियात है वो कौन कौन सी हैं, वो भी अगर पता लग जाए। जी, ड्रामे की किताब और अफसानों की किताब तो अभी नहीं आई है। ड्रामे मैंने 8-10 ड्रामे मैंने लिखे हैं और एनजीओज के लिए बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं। और ये अफसानों का जहाँ तक ताल्लुक है तो अफसाने अभी मैंने शुरू किया, मतलब 2-4 साल के अंदर मैंने अफसाने और अफसानचे लिखना शुरू किया। ड्रामे में मेरा जो पहला ड्रामा है वो मेरा पहला ड्रामा है किरदार का जन्म। हाँ, किरदार का जन्म। ये ड्रामा जो है 1985 में जब कॉलेज से सुबकदोश हुआ था तो उस वक्त ये मैंने ड्रामा लिखा था और इसको मैंने कलकत्ता में स्टेज भी किया था बहुत खूब अपने आर्टिस्टों के साथ में। मेरा अपना एक ग्रुप है अदर ड्रामेटिक एसोसिएशन। ये 1986 में कलकत्ता के एक मशहूर ड्रामा राइटर हैं जनाब कमाल अहमद साहब। जनाब कमाल अहमद साहब की तहरीक से ही हम लोगों ने वो ड्रामे का ग्रुप तश्कील दिया था और उसका नाम सबसे पहले उसका नाम रखा गया था अदा आर्ट। तो उसके बाद में हम लोगों ने ADA को अदा और A फॉर अदा, D फॉर ड्रामेटिक और A फॉर एसोसिएशन, वो अदा शॉर्ट में कर दिया और अदर ड्रामेटिक एसोसिएशन ऐसे। बहुत अच्छा हो गया। तो इस ग्रुप को लेकर के हम लोग बहुत एक्टिव रहे और करीब 85 से लेकर के 95 तक हिंदुस्तान का कोई भी मतलब शहर नहीं बचा जहां हम लोगों ने ड्रामे नहीं किए। हाँ, कश्मीर में नहीं गया हूँ, कश्मीर नहीं गया हूँ और मतलब यूपी हो, दिल्ली हो, ठीक हो गए तो जरूर आपको दावत दी जाएगी इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ अपने ड्रामे सब लेकर के गया। असल में बात ये है कि हम लोग चूंकि मुज़फ़्फ़रात में रहते हैं और यहाँ पे ड्रामे स्टेज करना मतलब जुए शीर लाने के बराबर। यहाँ पे सबसे पहला तो एक भी आपका थिएटर का हॉल नहीं। जो भी हॉल है वो या तो सिनेमा हॉल है या शादी बाड़ी है, उसको हम लोग ड्रामे
का हॉल की शक्ल देने में ही हम लोगों की हवा निकल जाती है, आधा से ज़्यादा पैसा उसी में खर्च हो जाता है। और क्योंकि खुद जो मैं लिखता भी हूँ और डायरेक्ट भी करता हूँ और एक्टिंग का भी कीड़ा है, ये सारा कुछ जब अपनी जिम्मेदारी में आता है तो फिर ड्रामा को ऑर्गेनाइज करना ये बड़ी बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है कि भाई इतना सारा कुछ करके फिर वो पैसे भी जुगाड़ करो, डोनेशन भी लाओ, जेब से बहुत सारे पैसे गए, घर में अलग डांट सुनो, ये सारा कुछ मसला आता था। तो ये जो मुज़फ़्फ़रात के जितने भी यहाँ पे जियाले हैं जो जी उर्दू ड्रामे कर रहे हैं, मैं तो उनको सलाम करता हूँ कि उनके पास कोई भी वसाइल नहीं है, कोई किसी तरह का कोई भी वसाइल नहीं है। अगर हम चाहें कोई अच्छी स्क्रिप्ट है उसको हम स्टेज में दिखाना चाहते हैं, हमको एक ख़ास लाइट चाहिए, वो लाइट हमको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पैसे भी खर्च करेंगे तो भी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमको कलकत्ते से लाना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर भी ये जियाले यहाँ पे हमारे आसनसोल, कुल्टी और अंडाल यहाँ के जो है उर्दू ड्रामे को जो जिला पक्ष रहे हैं और जो ड्रामे के लिए लड़ रहे हैं और ड्रामे कर रहे हैं और उर्दू ड्रामे कर रहे हैं, अपने वाह गुरु को बहुत बहुत उर्दू ड्रामे से जोड़ के रखा है, ये बड़ी बहुत बात है। और ये मुज़फ़्फ़रात में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कलकत्ता के बनिस्बत मुज़फ़्फ़रात में उर्दू ड्रामे का ज़्यादा चलन है। हम लोगों ने यहाँ ऑडियंस बनाया है। बहुत खूब कलकत्ते में भी मैं गया हूँ, ड्रामे देखा हूँ। कलकत्ते में ड्रामे देखने के लिए मैं गया हूँ तो ऑडियंस के नाम पे बस जो गिने चुने 20-25 लोग हुआ करते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर 1000 सीट है तो 1000 सीट में लोग बैठे हुए हैं और 200 लोग जो है साइड में खड़े होकर के ड्रामा देख, वो बहुत पंडाल मुबारक लगा हो, करके बहुत हम लोग मुबारक करते हो, हैं। बहुत तो हम मुबारक लोगों हो, ने आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। अब बहुत खूब। खास मतलब सिर्फ जो ड्रामा जो है, बस जी जी, ये सिर्फ ड्रामा आवाम की ही है और इसमें मकबूलियत अगर चाहिए तो आवाम के साथ जुड़ना लाजमी है। जी इब्तदाई ज़माने में हम भी जब पढ़ा करते थे कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में, कि ड्रामा जो है पहले नाटक मंचन की सूरत में गाँव-गाँव जाना और छोटे-छोटे ड्रामे जो हैं। तो इस बीच में प्रॉब्लम बहुत आई, क्योंकि जब ड्रामा स्टेज पर जाने लगा तो उसके लिए वो तमाम तर जो आराइश ज़ेबाइश के वो तमाम जो है मराहिल हैं जो आपने अभी बताया कि बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या कभी नाटक मंडली की सूरत में आपने कहीं ग्राउंड में यानी खुले में कहीं इस तरह का कोई ड्रामा किया, या स्कूलों के अंदर या किसी खास अदारे के अंदर, या कोई अपना हॉल रखा है वहाँ करते हैं? जी जी, जी हम लोगों ने कोई खास हॉल तो हम लोगों का नहीं है। इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो आस-पास के जो ज़िले हैं, वहाँ पे लोग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, फेस्टिवल्स करवाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाकर के अपने ड्रामे की तस्कीन ड्रामे की प्यास को बुझाते हैं। और यहाँ जब हम लोगों को करना होता है, तो बाज़ाब्ता स्टेज-विस्टेज का अरेंज कर के और पूरा इंतज़ाम करके हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो साल में 1-2 हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो है बाहर जाकर के ही अपने ड्रामे को ज़्यादा करते हैं। और ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रीट ड्रामे की भी हम लोगों ने उसको अपनाया कि स्ट्रीट में अब ये क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है, इसलिए स्ट्रीट में हम लोगों ने ड्रामा किया। अभी एनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें मैंने अपना ड्रामा लिखा हिटलर की वापसी, और उसको मैंने अपने पूरे शहर में घूम-घूम करके हर मोहल्ले में, गली में, चौराहे पर जा-जा करके किया। लोगों को अवेयर किया कि जी। तो ये इस तरीके से हम लोग अपना ड्रामे को पेश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे आसनसोल में एक हॉल बन गया है, वहाँ पे है, लेकिन अभी क्या है कि जो जिन लोगों ने हॉल बनाया है, उनको ड्रामे के ताल्लुक से मालूमात नहीं है। वो लोग एलईडी लाइट वगैरह लगा दिए हैं, जो ड्रामे के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है। लाइट जो होता है, अब एलईडी कभी लाल जलता है, कभी हरा, कभी ग्रीन, तो ये मतलब दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। अभी लाल चाहिए तो वो ग्रीन जल रहा है। तो ये सब सुविधाएं हम लोगों के मुज़फ़्फ़रात में नहीं है। जो सुविधाएं जो है, जो आसानियाँ और जो वसाइल कलकत्ते वालों को है, वो यहाँ नहीं है। ये इस वजह से हम लोगों ने ड्रामे को किया है। यहाँ छोटा लाइब्रेरी हॉल है, वहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं जाकर के। और कुल्टी वाले कुछ दोस्त हमारे तनवीर इमाम हैं, जानिसार अख्तर हैं,
आसनसोल के अजीज अहमद अजीज हैं, हम लोग मिल करके जब भी कुछ करना होता है हम लोग मिल के कर लेते हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पूरे बंगाल में आधार ड्रामेटिक एसोसिएशन की तारीख है कि हम लोगों ने अपने शहर रानीगंज में 3 बड़े ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, और हम लोगों ने थिएटर विलेज बनाया। पूरा एक मैदान को एक गांव बना दिया विलेज, और स्टेज बना करके, और 5 दिन तक मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से टीमें आई, और उर्दू ड्रामे भी उसमें हुए, और आसामी ड्रामे और मणिपुरी ड्रामे, और सारे मतलब बहुत बहुत सारे लोग, कम से कम 15-20 ग्रुप जो है वो लोग आकर के ड्रामा किया हम लोगों ने। और ये कि अभी तक बंगाल में उर्दू ग्रुप ने इतना बड़ा फंक्शन नहीं किया है, ये एक तारीख है। बहुत इस बीच में आप मुझे ये भी बताएं, आप अपना जब मैं खत्म करें तो थोड़ा सा म्यूट कर दिया करें, आवाज इको हो रही है अल्लाह जाने क्या मामला है, वरना ये इको होती नहीं थी। लगता है कि आपने कहीं आसपास कोई दूसरा तो नहीं ऑन किया हुआ है मोबाइल। चलिए ठीक है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि बहुत ही खूबसूरत सी आपने बातें की कि रानीगंज में आपने थिएटर विलेज कायम किया और एक नया कंसेप्ट दिया कि आपने मज़ाफ़ात के जितने भी ग्रुप्स थे ड्रामा के वो आपने बुलाए और वहाँ उन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जो उनके बेहतरीन ड्रामा थे वो ज़रूर उन्होंने प्ले किए होंगे। ऐसे लोगों में से चंद मतलब आप उन ग्रुप्स के नाम भी बताइएगा, ठीक है ना, और अपने जो आपके साथ हम असर इस पूरे यानी ये जो आपने सिलसिला शुरू किया हुआ है थिएटर का, ड्रामे का, इसके साथ जितने भी आपके एक्टर हैं या मुकालमा निगारी, ये सारी आप खुद ही देख रेख कर रहे हैं या आपके साथ कुछ ये एसोसिएशन जो बना है, कौन कौन से लोग हैं? और उससे बढ़कर ये बात, क्या आपने भी कोई ड्रामा कलकत्ता जाके यानी शहर में किया? जी, कलकत्ता में जा करके मैंने 2-3 ड्रामे अपने वहाँ पर मैंने किया है। अपना लिखा हुआ ड्रामा भी किया है और दूसरे के लिखे हुए ड्रामे भी किए। अभी दिसंबर के महीने में उर्दू एकेडमी, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से बुलावा आया था, तो वहाँ पर हम लोग गए थे, अपनी पूरी टीम लेकर गए थे, और वहाँ पे ड्रामा द सोशल नेटवर्क के नाम से हम लोगों ने एक नया तजुर्बा किया था। अलग अलग 4-5 कहानियों को एक ड्रामा में सिमो करके द सोशल नेटवर्क नाम रखा था उसका। और वो हम लोगों ने वहाँ पे किया। कलकत्ता में जाके मैंने शो किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि मुज़ाफ़ात वालों को उसकी तक़वियत नहीं दी जाती। और एक कॉन्सेप्ट है उन लोगों के, माने बड़े शहर वालों के लिए कि हम लोग को मजाक में मुज़ाफ़ाती कहते हैं। तो और उन लोगों के ये कॉन्सेप्ट है, ये लोग मुज़ाफ़ात में है, ये क्या इनका मेयार क्या होगा, कैसा होगा? जाहिर बात है उनके मुकाबले में हमारा मेयार नहीं, जो वसाइल उनको मुहैया वो हमें नहीं है जी, लेकिन अपनी अदाकारी और अपनी पेशकश से कभी उन लोगों से कम भी नहीं है हम लोग। कभी मौका मिले तो आपको किसी शख्स को छोटा नहीं होने देता, तो जाहिर सी बात है आप अपने फन का मुजाहिरा करें तो खुद यानी फनकार बन के। जी, अभी आपने पूछा कि हमारे ग्रुप में किन किन लोगों ने मतलब ये, जब आधार ड्रामेटिक एसोसिएशन की बुनियाद डाली तो जमील अख्तर मेरा ही खलेरा भाई है, हम दोनों ने मिलकर डाली, और उसमें एजाज अहमद, अबरार अहमद, अब्दुल मुनाफ और आपके गुलाम समदानी, सैफुल इस्लाम, ये लोग सब मिल करके हम लोगों ने ये ग्रुप को लेके चलाया। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, मेरे सारे दोस्त जो है वो किनारा कश हो गए ड्रामे से, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। हालांकि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस है, छोटा सा मेरे कपड़े की दुकान है, लेकिन ये जो कीड़ा है ये बस वो मरता ही नहीं है, बस किसी न किसी तरीके से ड्रामे के, हाँ कुछ दिनों तक के लिए 2-4-5 साल के लिए खामोश हो गया था, कुछ नामसायद हालात थे ऐसे, तो ड्रामे वगैरह नहीं कर पा रहा था। तो अभी जो है, अभी मेरा ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा
एक्टिव हो गया है। अभी कुछ बहुत अच्छे लड़के मिल गए हैं, लड़कियां मिल गई हैं। जब जब शुरुआत हम लोगों की थी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए होता था कि हम लोग बगैर लड़की वाला ड्रामा, फीमेल कैरेक्टर ना हो ऐसा ड्रामा उठाओ, या अगर फीमेल है तो किसी तरीके से उसको काट के निकालो, वहां पे मेल इंटर करो। ये प्रॉब्लम था। लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत सारी लड़कियां आ गई हैं मेरे ग्रुप में। अभी साबरा हैना भी मेरे ग्रुप में आ गई हैं, डॉक्टर साबरा हैना। जी वो उनकी बच्ची है कि उनकी बच्ची जो है अरीबा साहब, वो जी। अभी 2-3 ड्रामे में जा करके वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी ले चुकी है वाह। मेरे ड्रामे से। और अतियाबा सैफ है, उसकी छोटी बच्ची, उसने भी अभी ऑनलाइन एक मोनोलॉग किया था, उसमें भी उसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो अभी लड़कियां आ रही हैं, माहिरा है, अर्शिया ताज है, बहुत सारी लड़कियां आई हैं, बहुत सारे लड़के आए हैं, इरफान आया है। और ये लोग लड़के जो आए हैं तो फिर से मुझे तहरीक मिली है कि इन लोगों को लेकर के हम बहुत आगे अच्छा। बढ़ रहे हैं। तो यही होता है। यही होता देखिए, है। जैसे देखिए, आप जैसे कह रहे आप कह हैं, रहे आज इन हैं, बच्चों का आज इन नाम भी बच्चों ले का रहे नाम भी होंगे, ले रहे अपने होंगे। एक्टर हैं ये, आपके बच्चे तो नहीं मैं कह सकता, आपके एक्टर हैं। तो सपोर्टिंग स्टाफ है, आपके कोलीग्स हैं, ये यकीनन खुश हुए होंगे कि हमारे डायरेक्टर ने या हमारे कहानीकार ने हमारा नाम लिया। और साबिरा हिना साहिबा से जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, मुझे याद है, तो इन्होंने भी कहा था कि मेरी बच्चियां जो हैं वो बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए उर्दू को रोजगार का वसीला या सबब बनने में कोई देर नहीं लग सकती है अगर हम इस तरह की खिदमत करें। बहुत अच्छा लगा कि आप एक्टिव हो गए हैं, इसलिए कि अभी मैं यहाँ पढ़ भी रहा था। अभी हमारे नईम अनीस साहब हैं, वो भी कलकत्ता से हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, हम आपकी खिदमत का एतराफ़ करते हैं, यानी कलकत्ता में है वो। तो हमीदुल्लाह नाइक साहब हैं, वो भी आपको बहुत पजीराई कर रहे हैं। खुर्शीद अहमद साहब हैं, डॉक्टर खुर्शीद अहमद साहब, नदीम शाबानी साहब हैं, सबिया सुंबल साहिबा हैं, ये तमाम लोग आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी आपकी बल्कि उर्दू वालों की पजीराई होती है कि जब एक शख्स किसी गांव में या शहर से कट के किसी भी दूर दराज इलाके में उर्दू की खिदमत कर रहा है, तो ये हम लोगों के लिए एजाज होना चाहिए, उर्दू वालों के लिए, वो कोई भी हो। इस बीच में आप बताएं कि आप जब बच्चों को ये आर्ट सिखाते हैं, ये टेक्निक सिखाते हैं, चाहे वो मुकालमे की हो, डायलॉग की हो, या किसी हरकत व सकनात की हो, तो क्या कोई रेफरेंस भी देते हैं? जैसे पारसी थिएटर होता था, है ना, इप्टा थिएटर रहा है, तो इनकी भी अगर तारीख आप इन बच्चों तक पहुंचाएं कि हमारे कौन कौन से एक्टर और डायरेक्टर होते थे, क्या इस तरह का कोई सिलसिला, यानी क्लास ली जाती है या डायरेक्ट उनको करने के लिए कहा जाता है? जी, डायरेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता। पहले तो उन लोगों को स्क्रिप्ट बताई जाती है, स्क्रिप्ट सुनाया जाता है, कैरेक्टर बताए जाते हैं। कुछ जो ड्रामे हमने पहले किए हैं या किसी और ने किए हैं, उनके बारे में वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसे किया था, उन्होंने ऐसे किया था। तो पहले तो एक क्लास चलता है और रीडिंग चलती है। कम से कम हफ्ता 15 दिन तक तो लोग सिर्फ बैठ करके ही डायलॉग्स की रीडिंग करते हैं। उसका उतार चढ़ाव, एक्सप्रेशंस, ये वगैरह इस पे काम किया जाता है। और जब डायलॉग्स याद हो जाते हैं तब फिर हम लोग फ्लोर पे जा करके फिर रिहर्सल वगैरह करवाते हैं। ये जो ये किरदार है जो किरदार है आपके, आपके, तो किरदार जाहिर सी बात है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। जब आप ड्रामा करते हैं, अभी आपने कहा कि औरत के या खातून के या बच्ची के किरदार के लिए, मतलब अब आपके पास किरदार हैं भी, पहले नहीं थे तो वो आप किसी की मदद से कर रहे होंगे। लेकिन जितने भी किरदार हैं, इन किरदारों के लिए मुकालमा लिखना और फिर उनको वैसे ही जैसा आप चाहते हैं, जो आपके जहन में है, वैसा अदा कराना कितना मुश्किल लगता है, कितना आसान है। और जब आप लिखते हैं तो लिखने में जो सोच होती है, अमल में भी वैसी रहती है, यानी जब आप एक्ट करवाते हैं तो वो वैसा ही रहता है। क्योंकि ये थोड़ा सा अगर पता लग जाए, जो यानी स्क्रिप्ट है, ड्रामा स्क्रिप्ट लिखने में कैसा है और जब उसको स्टेज किया जाता है वो कैसा रहता है, क्या इसके बीच में कोई खला तो नहीं पैदा होने लगती है? देखिए, जो ड्रामे मैंने लिखे तो वो मेरी सोच तो है कि मैं इसमें क्या चाहता हूँ और इसको किस फीलिंग के साथ बोलवाना चाहता हूँ। तो वो जब रिहर्सल के वक्त, तो जो भी मेरा एक्टर होता है
जो जिसको मैं ये करेक्टर देता हूँ, तो उससे मैं चाहता हूँ कि जो जो जिस जिस सोच के साथ मैंने इस डायलॉग को लिखा है वो उसी एक्सप्रेशंस के साथ इस डायलॉग को अदा करे। यही मेरी कोशिश रहती है, और उसको मैं जब नहीं समझा पाता हूँ तो उसको एक्ट करके दिखाता हूँ। मेरे बच्चे मेरे जितने भी एक्टर हैं मुझसे इसी बात पे खुश रहते हैं कि मैं उसको उंगली पकड़ कर एक एक डायलॉग खुद कह करके कर करके उसको बताता हूँ, तो वो जल्दी कैच कर लेते हैं और फिर वो एक्सप्रेशंस के साथ उसकी अदायगी करते हैं। तो ये बहुत ही और जब मैं देखता हूँ कि जितने भी लड़के हैं जिसमें जितना कैपेसिटी है उसी हिसाब से उसको करेक्टर मैं देता हूँ। और और जो मेहनती होता है उसको भी मैंने सोच करके देता हूँ कि ये मेहनती ये कर लेगा। और वैसे तो देखिए अभी क्या है, एक्टिंग का मामला जो है, मेरा अपना जो तजुर्बा है कि आप अगर किसी से पूछें कि भाई हवाई जहाज चलानी आती है तो कहेगा नहीं, कार चलानी आती है कहेगा नहीं। तो आप अगर उनसे पूछेंगे कि एक्टिंग करनी आती है तो वो कहेगा नहीं लेकिन कर लेंगे। भाई कैसे, ऐसा कैसे है, हवाई जहाज चलानी नहीं आती तो चला लेंगे आप, तो एक्टिंग करनी आती कर लेंगे आप। हाँ, खुदादाद सलाहियत अलग है, लेकिन कुछ उसको जो है डायरेक्टर हो या जो उसका उस्ताद हो वो उसको तराशता है, तभी वो हीरा जो है हीरा बन के उभरता है। नई मनीष साहब के बीच में मैं नई मनीष साहब का थोड़ा शुक्रिया अदा कर दूं कि ये नई मनीष साहब जो हैं ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे अपने कॉलम में जगह दिया। आज़ाद हिंद अखबार जो है कलकत्ता से निकलता था, आज से करीब करीब 25-30 साल पहले, 25-28 साल पहले की बात है। और उन्होंने हेडिंग लगाया था रानी कोयले के शहर रानीगंज का चांद, वाह। कमर जावेद। तो इस जान से मेरा अगला सवाल ये भी है कि ये 900 मीटर अंदर जाकर कोयले की कान में ड्रामा कैसा करना, इसके बारे में बताइए, कौन सा ड्रामा था? अभी साबिरा खातून साहिबा ने ये सवाल यहाँ किया है, बल्कि मैं कहूँगा कि आपकी पसंदगी के लिए लिखा है कि ये इनके नुमाया कारनामों से एक है। आपने 900 मीटर अंदर जाकर भी कोई ड्रामा जो है वो किया है। जी, ये जो है जहीर अनवर साहब का ड्रामा था ब्लैक संडे, और 1992 में फसाद का एक दौर चला था। पूरा हिंदुस्तान फसाद की आग में झुलस रहा था, जैसा आप जानते हैं, वो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। तो जब हालात सुधरने लगे तो हम लोगों ने ये ठाना कि हम लोग जो है घूम घूम करके लोगों को कौमी यकजहती की दावत देंगे, उन लोगों को बताएंगे। तो उसी वक्त ये ड्रामा जो है शाया हुआ जहीर साहब का ब्लैक संडे। तो ब्लैक संडे को लेकर के हम लोगों ने शहर शहर घूम घूम के रोड पे, गलियों में, गली कुचों में और कोलियरीज के इलाके में जा जा के करने लगे। तो जब कोलियरी का इलाका, चूंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वो कोयले की खानों के नाम से मशहूर है, यहाँ का कोयला बहुत ही मशहूर है, रानीगंज का कोयला। तो यहाँ बहुत सारे कोयले की खाने हैं। तो एक जगह है यहाँ पे पनुस तोड़िया बोल के जगह है, वहाँ भी हम लोग जो है कोयलेरी के इलाके में जाकर के हम लोग ड्रामा कर रहे थे। तो मेरे साथियों ने कहा कि यार हम लोग रानीगंज में रहते हैं लेकिन कभी हम लोग खदान के अंदर नहीं गए, तो आज ये तो बड़ा अच्छा मौका है, मैनेजर भी हम लोगों का ड्रामा देख रहा है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को परमिशन दे दे कि नीचे थोड़ा घूम के आ जाए हम लोग। तो हम लोगों ने बात की, मैनेजर साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों को बॉन्ड साइन करके जाना पड़ेगा, तो भी अंदर का कुछ होता तो इसकी जिम्मेदारी मेरी। तो हम लोगों ने वो बस फॉर्मेलिटी के लिए साइन उन लोगों ने कागज पे करवा लिया, और एक हेलमेट और हेडलाइट वगैरह लगा दिया। हम लोग जो है ट्रॉली के जरिए नीचे चले गए 900 फीट नीचे। तो हम लोगों ने वहाँ कहीं फिर 2-3 मौसम देख लिया। पहला जब शुरुआत हुआ तो बारिश हो रही थी, पानी रिस रहा था इधर उधर से। फिर और अंदर गया तो एकदम ठंड लगने लगी, और अंदर गया तो एकदम गर्मी लगने लगी, पसीने से शराबोर हो गए हम लोग। फिर जो है जब वो ट्रॉली रुकी तो हम लोग जो है एक गाइड दे दिया गया था हम लोगों को कि कहाँ पे से कोयला निकाला जा रहा है, वहाँ पे ले चलो। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ एक नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा था, बस एक दूसरे का हेडलाइट देख रहे थे और दांत सबके नजर आ रहे थे और ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे जब
कोयले के जो कानकुनी कर रहे थे मजदूर, उन लोगों ने हम लोग से पूछा कहाँ से आए हैं आप लोग। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग भाई नाटक करने वाले हैं, ऊपर नाटक कर रहे थे, घूमने चले आए। तो उन्होंने कहा कि भाई ऊपर वालों को दिखा दिए, क्या अंदर वालों को नहीं दिखाओगे? तो हमने कहा कि अभी यहाँ कैसे दिखाएंगे हम लोग, बोले हम इंतजाम कर रहे हैं। तो उन्होंने सारे मजदूरों को बुला करके एक जगह खड़ा कर दिया, सबकी लाइट हम लोगों के बीच में, और हम लोगों ने वो ब्लैक संडे का ड्रामा जमीन के नीचे 900 फीट नीचे जाके किया। और इसकी कोई रिकॉर्ड तो नहीं है मेरे पास में, बस अपना एक तसल्ली है कि शायद दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, हम लोगों ने ही किया है। मेरा भी यही सवाल था कि इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा कारनामा जो आपने अंजाम दिया ब्लैक संडे के नाम से, और नीचे जाना और ये तमाम मराहिल देखना, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कोई वीडियो नहीं। वो तो वीडियो तो खैर उस जमाने में तो मोबाइल फोन वगैरह था नहीं, और कैमरा ले जाने का परमिशन भी नहीं था। हम लोगों ने बाहर निकल करके मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट किया कि एक हम लोगों को रिटर्न में दे दें कि हम लोगों नीचे जाके किया। तो मैनेजर कहने लगा मेरी नौकरी खाओगे, मैं लिख के तुमको दे दूं, मेरी नौकरी चली जाएगी नीचे, परमिशन कैसे दिया ड्रामा करने का। तो उन लोगों ने मैनेजर साहब ने माजरत चाह ली, बस ये बात है। ये यकीनन एक अपने आप में, क्योंकि आज की दुनिया में इस तरह का ड्रामा देखना पड़ना, इसका ख्वाब लेना बहुत ही बड़ा, एक मैं कहूँगा कि किया अज़्म है आपने। तो मैं यहाँ ये भी जानता हूँ आपके 8-10 ड्रामे हैं, इनको तरतीब देना मुश्किल है, अगर ये लिखे हुए हों तो ये मंजर आम पर आ जाए उस इलाके को जहाँ से लोग कह रहे हैं कि जी ये कोई उतना बड़ा काम नहीं है, अगर किताबी सूरत में आ जाए भी पहुंचे, हमसे मुराद जो भी इलाकों में रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम था। इसके लिए कभी आपने कोशिश जी अभी जो है मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में मैंने अपना मसवदा जमा कर दिया है, और इंशाल्लाह अगर वहाँ से पास हो गया तो ये मंजर आम पे भी आ जाएगा मेरे ड्रामे। किताब का नाम है किरदार का जन्म, मैंने ही रखा है किताब का नाम। उसमें 5-6 ड्रामे हैं, एक तर्जुमा भी है बंगला ड्रामा। तो अगर वहाँ से ये हो जाए तो इंशाल्लाह मंजर आम पे आ जाएगा। बहुत खूब। और अगर वहां से मंजर आम पर आने में कोई दुश्वारी हुई तो यकीन जानिए तहरीक वफ़ाई उर्दू हाजिर है, आप वो मसवदा मुझे दीजिएगा और इंशाल्लाह ये ड्रामों का मजमुआ जो है हम शायद करवाएंगे। आप जितना जल्द ये खबर देंगे, हम उतनी जल्दी ये खुशखबरी नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। बहुत हिम्मत अफजाई का बहुत शुक्रिया। हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो जी मैं यहाँ ये भी जानना ये जो आपने मज़ाफ़ात की तो मगरबी बंगाल चूंकि यहाँ शायर हों, अदीब हों, ड्रामा निगार, वो अपने इस फेसबुक के जरिए उनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया और नाज़रीन ने उनको सुना, महसूस हुए। मैं आपके हवाले से यहाँ कि आपने जो खिदमत अंजाम दी, ये किताबी सूरत में तो बहुत जल्द आ जाए, ठीक है, वो चाहे आपके वसीले से या हमारा कोई बहाना बन जाए, लेकिन आपने अपने साथ ऐसा कि जो उर्दू ड्रामे और भी लिखे या कोई मतलब कोई तहरीक ले रहा है आपसे कि जावेद साहब मैं भी ड्रामा कुछ मदद करें, क्या ऐसा कोई वहाँ कोई साथी है? जी मेरे बहुत सारे साथी हैं, लेकिन ड्रामे लिखने की तहरीक किसी को मुझसे नहीं मिली है। और कहीं और से मिल जाए तो अलग बात है। मेरा एक साथी था, वो बेचारा अच्छा ड्रामा लेकिन उसको ड्रामे मतलब अलग कर दिया ड्रामे से। उसने एक ड्रामे भी लिखे थे, फिरोज अहमद नाम है उसका, अभी वो दरस-ओ-तदरीस से जुड़ा हुआ प्राइमरी स्कूल का टीचर है। उसने एक ड्रामा लिखा भी था और उसको स्टेज भी किया था। तो उम्मीद थी कि ये भी कुछ ड्रामे लिखेगा, और मैंने उसको बहुत मर्तबा उकसाया है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि भाई लिखो, तुम लिख सकते हो। लेकिन वो मतलब ऐसा दरस-ओ-तदरीस में उलझा हुआ है कि और जो है
और यहाँ इस तरफ में कोई नहीं है। वहाँ कुल्टी में मेरा एक साथी है जानिसार अख्तर, वो उसमें लिखने की थोड़ी बहुत सलाहियत है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत ही अच्छा एक्टर है। मतलब मेरा जहाँ तक इस 20-25 सालों में उसको 100 से ज़्यादा बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिल चुके होंगे अब तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो वो भी ड्रामे अभी लिख रहा है। मेरा एक ड्रामा दोस्त था, वो इंतकाल कर गया, सलाउद्दीन ताज, जो बहुत मज़ाहिया ड्रामा लिखते थे वो, और बहुत खूबसूरत ड्रामा लिखते थे, और उनके लोग ड्रामा मतलब बहुत पसंद करते थे। उनका नाम आता था कि वो ड्रामा लेकर के आ रहे हैं, तो पहले से ही लोग पूछते थे कब होगा, कैसे होगा, हमको टिकट दे दो, हमको कार्ड दे दो। तो ये हाल था उनके ड्रामे का। और अभी भी उनके लिखे हुए ड्रामे, वो कुल्टी का ग्रुप है आप, आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, तो तनवीर इमाम और जानिसार अख्तर मिलकर चलाते हैं उसको। तो वो लोग पेश करते हैं, तो बस वो उसके ड्रामे के नाम से ही लोग वहाँ पे जो है भीड़ लग जाती है, लोग देखने के लिए चले आते हैं। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे अगर राइटर के हिसाब से देखें, ड्रामा नवीस के हिसाब से, तो रानीगंज में मैं हूँ, आसनसोल में अजीज अहमद अजीज है, और कुल्टी में अभी जो लिखेगा या लिख रहा है वो जानिसार अख्तर है। वैसे अफसाना नवीस तो बहुत सारे हैं, अफसाना बहुत सारे दिख रहे हैं। अभी रानीगंज में हम लोगों ने डॉक्टर साबरा हैना के मतलब अंडर में रह करके एक कारवाने अदब की तश्कील की है, और कारवाने अदब से बहुत सारे नौजवान लड़के लिखने लिखाने में जुड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से तहरीक लेकर के कुछ ड्रामे भी लोग लिखेंगे और ड्रामे को तक़वियत बख्शें। बहुत खूब। माइक म्यूट कीजिएगा ताकि बार बार मुझे मेरे नाज़रीन कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ इको हो रही है, तो वो इको का सबब वही है कि शायद आज कुछ कनेक्शन में हल्का फुल्का है। जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो आपसे तहरीक ज़रूर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूर लेंगे, क्योंकि एक शेर है, आपने भी सुना होगा कि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम, माना कि इस ज़मीं को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। तो आप एक रास्ता दे रहे हैं, आने वाली नस्लों को बता रहे हैं कि देखिए ये जो इलाका है ये इल्मी है, अदबी है और बिलखसूस अमली है, क्योंकि इल्मी और अदबी होने के साथ साथ अमली होना भी ज़रूरी है, और आप ये अमल करके उनको दिखा रहे हैं, ये ज़रूर पजीराई होगी। अभी मेरे यहाँ बहुत से नाजरीन कह रहे हैं कि जावेद साहब की पजीराई होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। हम चाहे दूर हैं, देखिए आजकल ये सोशल मीडिया है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी रहें, तो मैं चाहूँगा कि आज के बाद अगर आप कभी भी ड्रामा करें, उसका कोई ना कोई शॉट, कोई बेहतरीन सा सीन जो है उसको बच्चों से कैप्चर करवाएं और उसको पब्लिक में लाएं, ताकि जो आवाम है उनको भी पता चले कि किस तरह से जो है उर्दू वाले ड्रामा कर रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, जो विशाल शर्मा है हमारे एक यूनिवर्सिटी में, उनका भी एक ग्रुप है, वो भी पहाड़ी मतलब बहुत खूबसूरत हमारे अपनी जो लोकल यहाँ की लैंग्वेज है उसमें वो ड्रामे करते हैं। तो आपका बतौर एक्टर, क्योंकि आप एक्टर भी हैं और ड्रामा नवीस भी हैं, इनके बीच में चूंकि अफसाना निगार भी हैं, तो मेरा सवाल ये है कि एक्टर जब वो लिख रहा होता है, यानी एक्टर अभी है नहीं है, वो अभी लिख रहा है, तो लिखने वाला एक्टर खुद को वैसा ही एक्ट करता हुआ देख रहा होता है कि जैसा वो कभी अपने जहन में सोच रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो क्या कभी उसको वो दुश्वारियां आई, वो जो अंदर एक होता है ना, एक बड़ी खूबसूरत सी, हम कहेंगे कि मैं यूं करके दिखाऊंगा, तो कभी ऐसा हुआ कि जो आपके अरमान, जो आपका एहसास है, वो बरूए कार आपने लाना चाहा है लेकिन उसमें कुछ कमजोरियां या कुछ दुश्वारियां नजर आई हो, जैसा कि आपने स्टेज का बता दिया, उसके अलावा कुछ और ऐसे हालात जो आपको कभी लगता हो? जी, जिस वक्त ड्रामे लिख रहा होता हूँ और उसके डायलॉग्स लिख रहा होता हूँ, तो जो एक्ट मुझे करना है, जिसके लिए मैंने खुद को तैयार किया है कि ये कैरेक्टर मैं करूँगा, तो वहाँ तो वो सारा मंजर सामने आ जाता है कि मैं इस तरह से करूँ। लेकिन मेरा जो को एक्टर है, अगर वो हमको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, मेरी सारी कोशिशों के बावजूद भी नहीं दे पाता है, तो थोड़ी सी तो तकलीफ होती है कि भाई जो मैं चाहता था वो मैं नहीं कर पाया।
अपने को एक्टर की वजह से। मेरा एक को एक्टर था, बेचारे का इंतकाल हो गया, मसीद जमा कुरैशी। हम दोनों में इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कि हम दोनों एक दूसरे को समझ लेते थे कि अब ये क्या करने वाला है, अब ये क्या करने वाला है। और मसीद जमा कुरैशी की सबसे बड़ी खासियत थी कि उसको सारी स्क्रिप्ट याद रहती थी, हर किसी के डायलॉग्स याद रहते थे। मैंने खुद लिखे हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको याद है, उसको याद है। इसलिए वो जो रिस्पॉन्स जो है, वो चेहरे का एक्सप्रेशन मेरे बोलने से जो उसके चेहरे पे आ रहा होता है, तो वो एक्सप्रेशन देता था और मैं उसको कैच करता था, मैं देता था, वो कैच करता था। तो कभी कभी ऐसी दुश्वारी आ जाती है कि मैं जो चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूं, चाहते हुए भी मैं नहीं कर पाता। ऐसा हुआ है, कई मरतबा हुआ है। और कई कई दफा पे तो ऐसा हुआ है कि माहौल को देख करके भी मुझे डायलॉग्स बदलने पड़े। एक मैं छोटा सा एक वाकया पेश कर देना चाहता हूँ। मैं बिहार का एक छोटा सा गांव था, जहां हमारे प्रेसिडेंट साहब, पहले प्रेसिडेंट साहब, हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट साहब राजेंद्र कुमार साहब, जो वहाँ जो है राजेंद्र प्रसाद, वहाँ थे। उसी शहर में मैं छपरा गया हुआ था और वहाँ मैं ब्लैक संडे लेकर गया हुआ। तो ब्लैक संडे के साथ में तो मेरी साथ में बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है। तो वहां पे जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था वो सब आरएसएस वाले थे, और सबों ने बैच लगाया हुआ था। उस वक्त रिज्जू भैया का वो तस्वीर के साथ बैच लगाया हुआ था और हम लोग ड्रामा कर रहे थे वहां पे। अब मेरा एक ड्रामे का डायलॉग था, उस ड्रामे में मैंने उस हालांकि जहीर साहब का वो डायलॉग नहीं था, उस ड्रामे के नोवे से मैंने जो है उसमें डाला था कि भीख में मिली आज़ादी का नतीजा और हो भी क्या सकता है। यहाँ हिंदुस्तान में एक आदमी खून करता है तो उसे फांसी या उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वही आदमी रथ पर बैठकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतारता है, शहर के शहर, गांव के गांव फूंक डालता है, तो यहाँ की अदालत, यहाँ की हुकूमत उसे बाइज्जत बरी कर देती है। अब ये जो सिचुएशन तो अब ये जो है वहां का जो सिचुएशन था, वो सारे आरएसएस वाले एकदम फर्स्ट फ्रंट में बैठे हुए थे। ये डायलॉग में खा गया, मैंने कहा यहाँ कहना मतलब यही डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। बहरहाल बहुत ही अच्छा डायलॉग है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपके आसपास कोई स्क्रिप्ट और उसमें से कोई बेहतरीन से डायलॉग, और यहाँ डायलॉग से ही मुझे याद आया, म्यूट कर दीजिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इस डायलॉग से मुझे याद आ रहा है, चूंकि मुझे भी मेरी ही आवाज सुनाई दे रही है, तो मैं इंतजार करता हूँ कि दूसरा लफ्ज कब निकालूं मुंह से। डायलॉग से याद आया, जो डायलॉग आपने यहाँ पढ़ा बहुत खूबसूरत लगा। अगर आपके पास कोई भी ड्रामे का स्क्रिप्ट हो, उसमें से कोई अच्छा सा इक्तबास जो है वो हमें जरूर बताइएगा। और उसके साथ साथ क्या आप अपने एक्टर्स जो हैं उनको कोई छोटी छोटी फिल्में या फिल्मों का कोई डायलॉग या कोई सीन ऐसा दिखाते हैं, जैसे गब्बर सिंह का बहुत मशहूर कितने आदमी थे साहब, तो इस तरह का, या हमारी बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनी है मुगले आजम, क्या या कुछ और भी जो भी रही हैं, क्या कभी इस तरह का बच्चों को कोई सीन दिखाकर, यानी कुछ हौसला देना कि देखिए इस तरह का जज्बा चाहिए, ये जोश चाहिए, तो वो भी कभी किया या नहीं? और फिर यहाँ साबिरा साहिबा ने भी बड़ा खूबसूरत एक लिखा है कि जो आपने टेली फिल्में की हैं उसके बारे में अभी तक आपने बात नहीं की है, तो मैं चाहता हूं कि वो जो टेली फिल्में हैं उन पर भी आप जरूर बात करें कि आपने उनमें एक्टिंग की किस तरह की या बनाई तो कैसे बनाई, और जो इनामात आपने लिए हैं, जो अवार्ड्स लिए हैं, यहाँ वो भी सवाल आए कि आपने बहुत से एजाज़ात हासिल किए हैं। तो लगता बड़ा अजीब है कि आप अपनी कहानी अपनी जुबानी कहेंगे, लेकिन नाजरीन को अच्छा लगेगा। जी जी, डायलॉग्स का तो ऐसा है कि एक डायलॉग है, मैं आपको सुना रहा हूँ। ड्रामे का नाम है कतबे। ये दहशतगर्दी पे आधारित है ये ड्रामा, और इस डायलॉग थोड़ा सा इसमें हिंदी का अंश है थोड़ा सा। तो ये ड्रामा शुरू होता ही वहीं से है। मैं मनुष्य हूँ, मैंने मिस्र के अहरामों की गूंज सुनी, कन्फ्यूशस के तालीमात को पढ़ा,
श्री कृष्ण की वाणी गीता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। तपती रेगिस्तानों में रसूल अरबी से कुरान सुना। मैं मोसेस के साथ उस पहाड़ पे जाना चाहता हूँ जिसका नाम तूर है, और पुकारना चाहता हूँ, ऐ खुदा मेरे सामने आ। हजारों उजले परिंदे दूर गगन में कुछ ढूंढ रहे हैं। मुझे 9 रसों में बांधने वाले, मुझ पर दया दृष्टि निछावर करने वाले, तूने मुझे प्रेम दिया, मैंने लोगों में प्यार बांटा। तूने मुझे करुणा रस दी, मैंने दर्द को महसूस किया, और फिर तेरे ही दिए हुए हस्त रस में सारे गमों को भूल गया। भयंकर रस हर पल मुझे डराता रहा, लेकिन तेरे ही दिए हुए वीर रस ने मुझ में साहस दी। आज विविध रस की सुइयां मुझे हर पल बेचैन करती हैं। आज जल मेरे पास, थल मेरे पास, वायु मेरे पास, अग्नि मेरे पास नहीं है, तो सिर्फ शांति शांति शांति। हे भगवान, मुझे इस आखिरी रस से क्यों वंचित किया, क्यों वंचित किया, क्यों वंचित किया। हजारों आंखें हवा में तैरती हैं, लाखों हाथ हवा में फिजा में बुलंद होते हैं, करोड़ों आवाजें पुकारती हैं, ऐ इस धर्म रस्म और रिवाज के मालिक, हमें शांति दे, हमें शांति दे, हमें शांति। हाँ, क्या खूबसूरत। यही चीज जो है मैं नाज़रीन तक पहुंचाना भी चाहता था कि लोग सुनते तो हम लिखते हैं, लेकिन जब लिखा हुआ पढ़ा जाए तो क्या खूबसूरत है। जाहिर सी बात है, जिन रसों की आपने बात की और जिस एहसास और जज्बे की आपने बात की, ये काबिल सताइश है। हाँ, वो काबिल सताइश है, बहुत अच्छा लगा। और यही चीजें जो हैं आवाम तक पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि किताबी सूरत में कोई पढ़ पाए ना पढ़ पाए, बहुत सा ऐसा भी मैंने देखा है कि हम उर्दू वालों की तहरीरें बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम किताब खरीदते नहीं है। ये भी एक अलमिया है। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगेगा जब ये मुकालमा जो है आवाम तक पहुंचेगा। और इसके लिए मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो ब्लैक संडे आपने कहा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका अनवान आपने नाम जो भी रखा है, आपने कहा कि किरदार बोलता है या इस तरह से कुछ कहा है। किरदार का जन्म। किरदार का जन्म, तो चाहे किरदार का जन्म हो या ब्लैक संडे हो, तो मैं चाहूंगा कि ये बहुत जल्द मंजर आम पर आए और बहुत ही पजीराई होगी। इस वक्त मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा शायरी हो रही है, बहुत ज्यादा शायरी हो रही है, लेकिन ड्रामे पे बहुत कम काम हो रहा है। ठीक है, ड्रामे स्टेज हो रहे हैं, वो हिंदी वालों के लिखे हो सकते हैं, वो बंगला के लिखे हो सकते हैं, वो दूसरी जुबानों के, अंग्रेजी वालों के हो सकते हैं। उर्दू वालों का स्क्रिप्ट अभी भी बहुत कम है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं अपनी बस्तियों में, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ भी ड्रामा उस तरह से अब नहीं, जैसे आगा हशर काश्मीरी यहाँ से हम कहते हैं कि वो वहां गए और उन्होंने एक दुनिया बसा ली और इतने ड्रामे। कृष्णचंद्र ने कुछ तहरीर की है, या उनके बाही थे ठाकर पुंची, उन्होंने कुछ मतलब महेंद्र तो या हमारे ही पुंछ से और ठाकर पुंची हैं, उन्हें ड्रामे। लेकिन आज के इस दौर में बहुत कम ड्रामे लिखे जा रहे हैं, और आप इन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। आपके ड्रामे जो हैं वो जल्दी जल्दी जो है, मैं कहता हूं कि मंजर आम पर आने चाहिए, ताकि हमारी नई नस्ल जो है आपके डायलॉग्स इस कदर जो जज्बात से भरे हैं वो सुन पाए। तो मैं बहुत खूबसूरत डायलॉग आपने पढ़ा यहाँ नाजरीन के सामने। मैं चाहूंगा कि टेली फिल्म के बारे में भी थोड़ा सा आप बता दें। जी जी, अब जानते हैं जैसा कि एक्टिंग की मिराज लोग समझते हैं फिल्मों में जाना और सीरियल्स में काम करना। तो जब ऐसा होता है, तब चूंकि हम लोग तो मुज़ाफ़ात में रहते हैं, हम लोगों के पास उतना वसाइल नहीं है, लेकिन कभी एक आया था, कुछ लोग, कुछ दीवाने जो है, हम लोग 2-3 दोस्त मिल करके हम लोग चले गए थे मुंबई। और मुंबई में जा करके हम लोगों ने सारा रमपम पम बोल करके एक सीरियल की शुरुआत की थी। उसका 2 एपिसोड बना, लेकिन एयर पे नहीं आ सका, और पैसे भी गए, प्रोड्यूसर के पैसे भी गए। और फिर हम लोगों ने एक टेलीफिल्म और शूट किया कलकत्ते में, सरजमीन के नाम से, जो 1857 की गदर की कहानी थी। लेकिन इत्तेफाक से दूरदर्शन से पास होने के बावजूद भी वो सरकार वगैरह जो बदल जाती है, और ये उसी के चक्कर में फंस करके वो मंदिराम पे नहीं आ सका। फिर उसके बाद में कलकत्ते में ही कुछ जान पहचान के जो लोग थे, उन लोगों ने कहीं कहीं रिकमेंड कर दिया
तो एक सीरियल आता था प्रेमचंद की कहानियां, तो उसमें इरफान खान के साथ में छोटा सा कैरेक्टर मिला था मुझे। इरफान खान साहब जो इंतकाल कर गए अभी कुछ दिन पहले, और उनके साथ में कैरेक्टर किया। दो तीन कहानियां प्रेमचंद की। और फिर इधर में साहेब बीबी गुलाम बोल के एक सीरियल आया था, रवीना टंडन वगैरह सब मुंबई के आर्टिस्ट थे। तो मैंने वहां पे एक कमेंट भी किया था कि जितने साहब बम्बई से आए हैं और सारे गुलाम है कलकत्ता के। तो ये जो है यहाँ पे ये हुआ था। और फिर दो फिल्में भी मैंने की हैं। एक फिल्म तो ट्राई लैंग्वेज की फिल्म थी जिसको बर्लिन में अवार्ड भी मिला है, देवकी नाम से। उनके डायरेक्टर का भी हाल में इंतकाल हो गया, बप्पा दित्तो नाम था उनका। देवकी गांव की कहानी थी, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, उसको बर्लिन में अवार्ड भी मिला। और एक हॉलीवुड की फिल्म मुझे मिल गई थी इत्तेफाक से, जिन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर बनाया था उन्होंने ही बनाया, लॉयन के नाम से। कहानी हिंदुस्तान की थी और कलकत्ते से ही शुरू हुई थी वो कहानी। तो उसमें एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला था। उसको दो चार ऑस्कर अवार्ड भी मिले इस फिल्म को। तो ये खुशी है कि भाई मैं जिस फिल्म में हूँ उस फिल्म को ऑस्कर मिला है। मुझे नहीं मिला है तो क्या। हाँ, तो ये खुशी है। तो यही है। जाहिर सी बात है, ये हमें भी खुशी महसूस हो रही है, इसलिए कि आपने वो शेर सुना होगा कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। तो ये मेरे लिए एजाज है कि इरफान खान के साथ आपने काम किया है और इतनी तरह के जो आप नई पौध पैदा कर रहे हैं, नस्ल जो है एक्टर या ड्रामा, उनको आप वदीयत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। आज हम आपसे यानी बहुत मुश्किल होता है, हम भी कभी कहते हैं कि यार ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान, है ना, कोई एक फोटो बन जाए, सर सर सेल्फी। तो आज ऐसा ही, यानी ये जो इतने बड़े हीरो बन जाते हैं, इतना कमाल हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनको बनाने वाला जो पीछे यानी स्क्रिप्ट राइटर होता है, आज हम उससे बात कर रहे हैं और बजाते खुद वो एक्टर भी है। तो मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए एजाज है कि हम आपको देख पा रहे हैं, हमारे नाजरीन आपसे आपके रूबरू हैं, आपके ख्यालात सुन रहे हैं। तो मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि उर्दू की अहमियत और अफादियत को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको ड्रामे के साथ कैसा जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए, उनको उर्दू के साथ कैसे जोड़ा जाए। वो चाहे कहीं भी आज, क्योंकि सोशल मीडिया है, तो ये वीडियो जो ही हम खत्म करेंगे कहीं ना कहीं ये सुना जाएगा, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान हो, दुनिया के दीगर ममालिक हो, चाहे छोटे छोटे गांव हो, ये वहां तक पहुंचेगा। तो ऐसा तहरीक यानी ऐसा पैगाम आपका जो उन लोगों को भी तहरीक दे जो अपने आप में एक्टर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे शायद कुछ दुश्वारियां आती हों। तो वो क्या दुश्वारियां हैं जो आप उनको कह सकते हैं कि कैसे दूर हो सकती हैं। लेकिन उर्दू पढ़ें, ड्रामा लिखें, मुकालमाती अंदाज पैदा करें। तो आपका कोई इस हवाले से खास हमारे नाजरीन के लिए पैगाम? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्रामे को सिर्फ ड्रामे की हैसियत से अगर लोग लेंगे तो ड्रामे को ड्रामे की हैसियत से नहीं लेना होगा। हम लोगों को जो है मैंने जब ड्रामा शुरू किया था तो ये माइक पे जाके खड़ा होकर के बोलना, ये एक बहुत फन है, एक फन है ये, कि आप माइक पे गए और आप कुछ बोल नहीं पाए और नीचे उतर गए। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं डिबेट कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया और माइक पकड़ा और शुरुआत की, और फिर ऑडियंस को देखकर घबरा गया और मेरी बोलती बंद हो गई और मैं सॉरी बोल करके नीचे उतर गया। तो ड्रामे को मतलब सिर्फ एक्टिंग के गर्ज से अगर हम करना चाहेंगे तो, या ड्रामे को मैंने ड्रामा कर करके मैं कोई फिल्म स्टार बन जाऊंगा या टीवी स्टार बन जाऊंगा, ये सोच के अगर आप ड्रामा कर रहे हैं तो ये मेरे समझ से ये सही नहीं है। क्योंकि ड्रामा जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, खुद एतमादी पैदा करता है। और जब हम लोग आज जो है आप देख लीजिए कि
हमारे जितने भी अच्छे स्कॉलर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं वो रिटर्न तो अपना एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू फेस करते हैं तो वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं, वहाँ पे वो अपना कॉन्फिडेंस खत्म माने हार जाते हैं। तो ये ड्रामा जो है उसको इस बात की तक़वियत देगा कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो स्टेज में आने का जो एक अच्छों की पसीने छूट जाते हैं ऑडियंस के सामने डायलॉग्स बोलने में, तो वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो ड्रामे की देन है। ड्रामे में इसलिए आप सिर्फ एक्टिंग करने के लिए या फेमस होने के लिए या पैसे कमाने के लिए या हीरो बनने के लिए आप ड्रामे ना करें, बल्कि ड्रामे आपकी आम जिंदगी में बहुत काम आएंगे। आप किसी भी ऑफिस में जाके आप बेधड़क बेझिझक आप लोगों से बात कर सकेंगे, ऑफिसर से बात कर सकेंगे, कहीं पर आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। ड्रामे से ये कॉन्फिडेंस मुझे मिला है, मेरे आर्टिस्टों को मिला है। वो मुझसे कहते हैं कि भैया मेरी तो आवाज़ नहीं निकलती थी उन लोगों के सामने, और आज मैं उन लोगों के सामने जाकर के बेधड़क अपनी बात रख देता हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस ड्रामे के जरिए ही आएगा। तो मैं जो भी जितने भी लोग हैं जो आज दरसो तदरीस से जुड़े हों या अपनी पढ़ाई का मरहल तय कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ड्रामे तो वो ज़रूर करें। अगर उनको शौक नहीं भी है तो भी वो कुछ ड्रामे ज़रूर करें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए। ये बहुत मददगार साबित होगा और ऐसा हुआ भी है। तो मेरा तो मैसेज यही है लोगों को कि और जो है, और आपने अभी पहले कहा था कि शायर तो बहुत सारे हैं, अभी हमारे यहाँ नसर निगारी में बहुत कम लोग आ रहे हैं। नसर निगारी में आप अफसाना निगार भी आपको गिने चुने मिलेंगे, ड्रामा नवीस तो बहुत ही कम मिलेंगे। आप पूरा बंगाल में अगर हम लोगों का ड्रामा का नाम लेंगे तो 2 ही नाम आएगा, कमाल अहमद और ज़हीर अनवर, तीसरा नाम कोई जानेगा ही नहीं। तो ये भीड़ नहीं है इसमें, इसलिए इसमें आने की ज़रूरत है। और जितनी बातें हम ड्रामे के ज़रिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी डायलॉग्स के जरिए पहुंचा सकते हैं, ड्रामा लिख के पहुंचा सकते हैं, वो किसी और सिंक में नहीं है। वो मुझे एक बात याद आ रही है कि ये उन्होंने कहा था कि अगर अखबाल का शेर को जो है वो फ्रेम में करके रख दो और एक शेर खड़ा कर दो, तो वो लोग अखबाल के शेर से नहीं डरेंगे, वो शेर से डरेगा। तो मतलब जो है शायरी जो है वो खूबसूरती में खो जाते हैं लोग, उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं, लेकिन डायलॉग्स में जो खुदरापन है, जो हम बोलना चाहते हैं वो बोले, वो दिल तक उतरती है बात। तो मैं कहूँगा कि ड्रामे में लोग आए, ड्रामा करें, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे हमको पैसे कमाना है या फेमस होना है, बल्कि अपनी उर्दू की खिदमत करनी है। उर्दू का ये भी एक बहुत मजबूत सिन्फ है और बहुत बरसों से मैंने लिखा जा रहा है, इसलिए ये ख़त्म ना हो, इसलिए इसकी मतलब जो है इसको मैंने आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए, और ड्रामे में भी लिखने वाले भी आने चाहिए, ड्रामे करने वाले भी आने चाहिए। शुक्रिया आपके। इसी दौरान जो है हमारे एक नाजरीन में से जो है नदीम शाबानी जब ये लिख रहे हैं कि लाइन, तो मुझे याद आ रहा है लाइन मीन्स किंग, और इस वक्त बॉलीवुड का किंग जो है, बादशाह जो है वो शाहरुख खान है। तो शाहरुख खान ने भी अपना सफ़र जो है वो ड्रामा से शुरू किया था और उनकी सीरीज आई थी ड्रामों की फौजी। तो आपके इस मैसेज के ज़रिए मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं कि जज्बे की और हिम्मत की, और बिलखुसूस जो उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस, आप ड्रामा करें कॉन्फिडेंस से, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा यकीनन आप शाहरुख खान बनेंगे, क्योंकि शाहरुख खान ने भी ड्रामा ही किया था फौजी जैसा, और उसके अंदर जो वो जोश और वलवला कॉन्फिडेंस था, उसी के बाद उनको दीवाना, बाजीगर, यके बाद दीगर आज वो बॉलीवुड के किंग बन गए हैं। तो आपको इनका मशवरा कैसा लगा ये भी हमें बताते रहिएगा, और बिलखसूस इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप नसर की तरफ ज़रूर आएँ और अपने अंदर हौसला पैदा करें। आप लिख सकते हैं, आप बेहतरीन कलाकार, अदाकार, फनकार बन सकते हैं। बस आपको निकलना है, आपके अंदर जो खोल है, आप ये सोच के चलते हैं कि मैं
शायद कुछ नहीं कर पाता हूं, लेकिन आपके सामने ये नज़ीर हैं कमर जावेद साहब, इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो कमर साहब, कोई खास बात जो आपको लगती हो अभी तक आपने नहीं कही है, तो वो आप अगर 2-4 मिनट में कहना चाहते हो तो वो आप जरूर कह सकते हैं। हाँ, माइक माइक ऑन करें, माइक ऑन करें। हाँ, माइक ऑन करें जी, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक बक़ाए उर्दू के तरफ से मुझे आपने मदऊ किया और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि आपसे रूबरू हो सकूं, और बहुत सारे नाज़रीन जो मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि और उनका मैसेज भी मैं बार बार देख रहा था, मेरे स्क्रीन पे आ रहा था। तो मैं उन सबों का, डॉक्टर साबरा हिना का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मैंने दोबारा तहरीक दी है। मैं तो सो गया था, फिर से जगाने में उन्हीं का हाथ है। और मैं अपने तमाम ड्रामा ग्रुप के अदाकारों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जिनकी वजह से आज मैं ऑनलाइन आप लोगों से जुड़ा हूँ। अगर मैं अकेला चलता तो कुछ भी नहीं कर पाता। आप लोग साथ थे, मेरे अदाकार, मेरे दोस्त, मेरे सबका नाम अगर किसी का छूट गया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे तमाम दोस्तों के तरफ से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन लोगों की वजह से ही आज जो है मैं इस काबिल हुआ हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, हमारे मेहमान शायद कुछ हमें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दिखाने के अमल में ही ये हो जाता है कभी कभी। मीर साहिब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं कि मोहतरम इरफान आरिफ इस तरह अदब की खिदमत करते रहें। आपकी दुआएं रहनी चाहिए मीर साहब। यकीनन हम ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। साबिरा साहिबा आपका शुक्रिया, सैफुल्लाह साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर मुश्ताक अंजम साहब आपका शुक्रिया, नदीम साहब, यानी जितने भी बिलखसूस नुसरत अली काजी साहब, आप थोड़ा सा देर में हमारे साथ जुड़े, इससे पहले बहुत अच्छे इन्होंने डायलॉग हमारे सामने रखे। जावेद अली अहमद हैं, जितने भी नाजरीन हैं, मैं उनका नाम लिए बगैर सिर्फ यही कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये तहरीक आप सबकी है, किसी एक फर्द की नहीं है, किसी एक मजहब व मसलक की नहीं है और किसी एक मुल्क की नहीं है। बस जहाँ भी कोई उर्दू का खादिम है वो उर्दू का काम करे, हम उसके साथ हैं। तो मैं आपसे इन्हीं अल्फाज से इजाज़त चाहूँगा। कल शाम 5 बजे देखना ना भूलिएगा तहरीक बक़ाए उर्दू की इस बरकी दुनिया में। कल फिर हम किसी नए मेहमान को लेकर आपके रूबरू होंगे। जब तक के लिए दीजिए इरफान आरिफ को इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब खैर।